ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हास्य के रंग व्यंग के संग क्रम में लीजिए सुनिए हास्य व्यंग वार्ताएं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बात होती है ना, वो कभी नहीं बीतती। रेल में देखो, बसों में देखो, मेट्रो रेल में देखो, मेट्रो बसों में देखो, पार्क में देखो, स्कूल में देखो, कॉलेजों में देखो, जहां भी देखो बातें ही बातें होती हैं और ज्यादातर बेमतलब की होती हैं और बेमतलबी लोगों से होती हैं। ट्रेन में चलता हुआ कोई भी अलाना व्यक्ति फलाने व्यक्ति से भिड़ रहा होता है। देखना, 1 तारीख से लॉकडाउन न लग जाए तो मेरा नाम पलट देना। अलाना झारखंड के किसी गांव का होता और फलाना हरियाणा के किसी गांव का, पर साहब भिड़ रहे होते हैं। ये भविष्य की थोथी घोषणाओं में माहिर होते हैं। देखना, इस बार फलाना पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी और फलाना पार्टी की इतनी आ जाएगी। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी लोग दिन रात भिड़े रहते हैं। बात किसकी और कैसी कैसी होती है और लोग उस पर टिप्पणी वैसी वैसी करते हैं। एक सुंदर महिला कवित्री फेसबुक पर किसी को गंदी गंदी गालियां दे रही थी और लोग उसे कविता समझकर वाह वाह, बहुत खूब कह रहे थे। जिसे गाली दी गई वो बेचारा लोगों को फोन कर कर के परेशान हो रहा था। भाई साहब, वायरल मत करो। भाई, पहले ही दुनिया वायरल से परेशान है। खैर, बीत गई सो बात गई। पर एक बात और भी जो अभी बीती नहीं है। सुनते हैं डॉक्टर अनीता यादव से व्यंग्य वार्ता, बीत गई सो बात गई। हमारे साहित्य क्षेत्र की एक खास विशेषता है कि उसकी जमीन कभी शुभचिंतकों के लिए ऊसर नहीं रही, बेहद उपजाऊ और उर्वरा रही है। यहाँ शुभचिंतक खुम्बी की भांति उगाए नहीं जाते, बल्कि कुकुरमुत्ता भांति खुद ब खुद उगाते हैं और उगते ही बेहद संजीदगी और ईमानदारी से अपने काम पर लग जाते हैं। लोक कहावत तो यह है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन साहित्य क्षेत्र में शुभचिंतक के रूप में कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आता है। ऐसा ही एक कुकुरमुत्ता उर्फ कुआं उर्फ शुभचिंतक मुझे कल ही चलते चलते रास्ते में भेंट गया। भेंटने पर होने वाली दुआ सलाम को दरकिनार करते हुए सीधा मुख रूपी तोप से सवाल का गोला दाग बैठा। और मैडम, आप बीते साल का लेखा जोखा फेसबुक पर कब शेयर कर रही हैं? इन दिनों लिखने से दूरी बनाए बैठी मैंने अनमने भाव से कहा, कैसा लेखा जोखा? तो उनका जवाब था, अरे, आप कौन सी दुनिया में रहती हैं? एक साहित्यकार साल खत्म होने से पूर्व क्या खोया क्या पाया का उपक्रम बड़े मनमोहक ढंग से फेसबुक पोस्ट पर लिखता है। आप नहीं लिखेंगी? मुझे गिरधर कबीरा याद हो उठे और मैंने उनसे कहा, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधिले ही। यह सुनते ही उनके 5 फुट के धड़ में वीर रस का संचार हुआ और वाणी में फूट पड़ा, अजी, साहित्य में बीती को बिसारने वाले बड़े साहित्यकार तो छोड़िए, छोटे से लेखक भी नहीं बन सकते। बड़े साहित्यकार तमगा उन्हीं को मिलता है जो बात को बिसरने ना दें, बल्कि बिसरी हुई को भी बार बार याद दिलाएं। इस साल ही नहीं, 2 साल पहले और इससे भी पहले मिली उपलब्धियों को बार बार गिनाएं, लगातार गिनाएं। वही है महान साहित्यकार। कहते कहते सांस लेने के लिए थोड़ा रुक गए। मैंने उत्साह भरे चेहरे को देखा उनके। मेरी तो पिछले कई साल से कोई किताब नहीं आई, ना मैंने कोई गोष्ठी आयोजित की, ना किसी सम्मेलन में भागीदारी ही की, ना मुझे सम्मेलन की अध्यक्ष मिली, ना किसी गोष्ठी का अतिथि ही बनाया गया, और हाँ, कोई सम्मान भी तो नहीं मिला। मेरा तो पिछला सारा वक्त निठल्लेपन में ही निकला है। आगे कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने शब्दों को चबाते हुए कहा, अजी मैडम, इस निठल्लेपन ने ही जाने कितने साहित्यकार पैदा किए हैं। कुछ अंदाजा है आपको? जहाँ तक सम्मान की बात है, आपने किसी को दिया क्या? यहाँ तो लेन देन ही चलता है। अब तो आपका हक बनता है लिखने का। और हाँ, पिछले दिनों फलाने पार्क में चल रही अलाने की एक गोष्ठी में मैंने देखा था आपको माइक पकड़े हुए। फिर वह क्या था, उसी पर कुछ लिख डालिए। अब शुभचिंतक ने याद दिलाया तो मुझे भी याद आया
कि एक फलाने की गोष्ठी में मैंने पिछले दिनों 2 शब्द बोले तो थे। भले ही वे शब्द किसी कवि महोदय के लिए थे जो मेरे एक जानने वाले के रिश्तेदार थे। अरे हाँ, वह एक कवि महोदय की पुस्तक का विमोचन था। उन्हें कोई आलोचक समालोचक मिल नहीं रहा था, तो पार्क में टहलते हुए मुझे देखकर उन्होंने 2 शब्द बोलने के लिए प्रार्थना की, जिसे मैंने बिना किसी ना नुकुर के स्वीकृति दे दी। मैं कुछ आगे कहती उससे पहले ही उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, लेकिन आप तो कविता पढ़ने पढ़ाने से दूरी कुछ उसी तरह बनाती हैं जैसे आजकल मरीज से बनाई जा रही है। वह कुछ और उलझुल कहते उससे पहले मैंने उन्हें टोका, अजी किताब पर बोलने और उस पर समीक्षा करने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत कहाँ पड़ती है? यह तो एक कला है। विद्वानों ने कला के लिए कला इसी को तो कहा है। वे मेरी बात सुनते ही पुराने ढर्रे पर लौटते हुए कहने लगे, चलिए अपना न सही कुछ देश दुनिया के विषय में ही लिख डालिए। अब मैं चिड़चिड़ेपन की कगार पर लग चुकी थी, पर शुभचिंतक था तो जवाब देना जरूरी लगा। जिसे 2 मिनट पहले रखा हुआ चश्मा याद नहीं रहता, जो जेब में रखे मोबाइल को घर पड़ोस में ही नहीं मोहल्ले तक खोजने पहुंच जाती है, सुबह क्या खाया था याद नहीं, दिन भर चाय पी की नहीं याद नहीं, वह भला देश दुनिया की खबरें कहाँ याद रख पाएगी। और हाँ, दूसरी बात यह है कि देश दुनिया की ऐसी कौन सी खबरें हैं जो इस साल की बपोती हैं। सभी घटनाएं दुर्घटनाएं हर साल रिपीट होती हैं। वही चुनाव प्रचार, वही नेता, वही स्कैंडल, वही अभिनेता अभिनेत्रियों के असफल प्रेम, स्टार किड के लफड़े। क्या है ऐसा खास जो इस साल हुआ और पिछले या उससे पहले नहीं हुआ? और अब तो कोरोना भी नया नहीं रहा जो उस पर ही कुछ लिखा जाए। वही लॉकडाउन लगना, फिर वो लॉकडाउन खुलना, लॉकडाउन खुलते ही मंच सज जाना, सजे हुए मंचों पर दूल्हे और कवियों द्वारा उत्सव मनाया जाना। अब उत्सव भी जरूरी है। आखिर लॉकडाउन में कवि और दूल्हे जो गुब्बारों की तरह फूले बैठे थे, लॉकडाउन खुलते ही दोनों अपना अपना मन संभालते हैं और जी भर के गुब्बार निकालते हैं। और पिछले साल तो हद यह हुई कि कोरोना में कवि सम्मेलन हुआ और साहब एक सुंदरी जो कवित्री भी थी, उसने अपनी सखियों को मास्क पहनाकर मंच पर भेजना तक शुरू कर दिया अपनी जगह। वह तो मामला सामने जब आया तब एक ही वक्त में वह 3 मंचों पर अवतरित मिली। और ये घटनाएं भी लगातार रिपीट हो रही हैं। आपने पढ़ा नहीं कि इतिहास खुद को दोहराता है? मेरे मुख से ऐसी मीठी वाणी सुनकर शुभचिंतक के हौसले अब तक पस्त हो चुके थे। उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। जब तक उधर से कोई फोन उठाता उससे पहले वे मुझसे एक बार फिर मुखातिब होते हुए बोले, अरे छोड़ो यार, मैंने भी किससे और क्या पूछ लिया। अच्छा जी, मिट्टी पाओ मेरी बात पर। और कहते हुए एक तीर भांति मेरी बगल से निकल गए। उनके निकलने के अंदाज ने बता दिया कि उन्होंने मेरी शुभचिंतकी आज और अभी से छोड़ दी और अब किसी और की शुभचिंतकी करने के लिए निकल गए हैं। बीत गई सो बात गई। डॉक्टर अनीता यादव ने ठीक ही कहा है, बीती बातों को भूलकर आगे की सुध लेनी चाहिए। अब आगे की सुध लेने के लिए समय चाहिए, और समय है आजकल लोगों के पास बहुत कम है। जितना समय बचता है वो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह ले जाते हैं। अब तो टीवी देखने का समय नहीं साहब। खैर, जितना समय है उसी में सब कुछ एडजस्ट करना है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की इस हास्य वार्ता के आलोक में आजकल रात 9 बजे के आसपास ही हमारे घर में खाना हो जाता है। अरे फिर वो सीरियल आ जाता है ना साहब, जिसका नाम अभी हमें ठीक से याद नहीं आ रहा, पर सभी देखते हैं। तो वही तो खाना रह जाए, अगर ना खा पाए तो फिर 10 बजे ही मिल पाता है और कोई बुरा भी नहीं मानता। सीरियल के टाइम पर खाने की मांग भी कोई नहीं करता, सब एडजस्ट करके चलते हैं। जमाना टीवी का है, छोड़ते भी नहीं बनता। अब टीवी वाले अपना प्रोग्राम थोड़ी ही हमसे एडजस्ट करते फिरेंगे। अपन को ही लाइफ को एडजस्ट करके चलना पड़ता है कि नहीं? घर भी देखना है और टीवी पर कोई चीज मिस भी ना हो जाए, ये भी करना है। करते हैं, जमाने के साथ एडजस्ट करके चलते हैं साहब। और टीवी ही क्यों साहब,
हर चीज में यही है भाई साहब, जमाना बदल रहा है, हमें जमाने के साथ चलना है, ना चलो तो पीछे रह जाओगे। अब देखिए, टीवी छोड़िए, लोन उठाने की बात करें, जमाना लोन उठाने का है। फैशन है कि लोन लेकर कुछ तो भी चीज खरीद लो, और हम इधर लोन के सख्त खिलाफ थे। सोचते थे कि कौन फालतू के कर्ज में फंसे और बाद में किस्तें पटाता फिरे। इधर पत्नी कहती रही कि सभी तो ले रहे हैं, बस आप ही घबराते हैं। वही जमाने के साथ चलने वाली बात कि आप चलते नहीं हैं। और इसी चक्कर में हमने अंततः लोन ले ही लिया। अब ये ना पूछिएगा कि लोन से हमने क्या चीज खरीदी, ले ली कुछ तो भी, क्या बताएं उस चीज की जरूरत थी घर में कि नहीं थी, पर चूंकि उस चीज के लिए कम ब्याज दर पर लोन मिल रहा था, आसान किस्तों पर वापस करना था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक लोन नहीं लेने के कारण हम इस जमाने में बड़ा पिछड़ा और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बस इसी चक्कर में ले डाला। अब जो चीज खरीदी थी वो घर में फालतू पड़ी रहती है, लोन की किस्तें चल रही हैं जिन्हें हम यहां वहां से एडजस्ट करके पटाते रहते हैं, पर एक दिल को तसल्ली बनी रहती है कि जो चीज पड़ोसी के पास है वो हमारे पास भी है। काम आए ना आए भाड़ में जाए, परंतु जमाना यदि इस चीज को खरीदकर घर में डालकर रखने का है तो भाई साहब हमें भी खरीदनी ही पड़ेगी। लोन ना मिलता तो चोरी करते, डाका मारते, भीख मांगते, पर करते तो। जमाना ऐसा ही है साहब, क्या करें। अब देखो, जमाना है कि जीन्स पहनो। ये हमारी जीन्स देखिए ना, इनका आपको बताते हैं। आपको पता है आजकल सभी पहनते हैं। हमारा रह जाता था, हमारी वाइफ का भी रह जाता था, हम नहीं पहन पाते थे। क्या है कि हमारा साइज तरह ऐसा ही है, दोनों का पेट इतना निकला हुआ है कि अलग से केयर मांगता है। बहुत अच्छा। पर हमने भी ठान रखी थी कि जीन्स तो पॉस पहनना है। अब यहाँ की दुकानों में तो सब मिली नहीं इतनी साइज की। एक ने तो यहां तक बोल दिया कि घोड़े के जीन्स आपको आ जाएं तो आ जाएं। आदमी वाली जीन्स के बस की तो ये पेट आपका है नहीं। तो क्या हमने बुरा माना? नहीं, हमने बुरा नहीं माना और पेट भी कम नहीं किया, बस लगे रहे कि कहीं तो मिलेगी जीन्स, और मिल गई साहब। बंबई में फैशन स्ट्रीट पर लटकी हुई थी, मिल गई। अब ठाठ से पहनते हैं, थोड़ा झोला टाइप है, परंतु आदमी एडजस्ट करने पर आ जाए तो झोला भी चढ़ाया जा सकता है कि नहीं साहब? जमाने के साथ चलना है। अब यह तो संभव नहीं कि जमाने के साथ चलने की ठान लो और मार्किन की धोती या लट्ठे का पजामा पहनकर निकल पड़ो। जीन्स पहनने का अपना ठाठ है, बल्कि हमने तो बरमुड्डा भी पहनना सीख लिया है साहब। पहले तो शर्म आई कि यार ये क्या है, पर खींचतान के इसे एक बार पेट से लटका लो तो बढ़िया दिखता है। पहनकर चलो तो फैशन के साथ चलने की अनुभूति होती है भाई साहब। आदमी एक बार छींटदार बरमुड्डा पहनकर खुली सड़क पर निकल भर जाए तो धीरे धीरे छोटी क्या बड़ी चीजों पर भी शर्माना बंद कर दे। सही बात तो यह है कि आदमी एक दफा फालतू की शर्मा शर्मी से ऊपर उठ जाए तो ये नए जमाने की नई काट के उज्जवक कपड़े बड़े आरामदायक होते हैं। तो ऐसा है भाई साहब कि आदमी को जमाने के साथ चलना आना चाहिए। खुद को थोड़ा बहुत तो एडजस्ट भी करना पड़ता है कि नहीं, सब देख के चलना पड़ता है भाई साहब। अब देखिए कि हम रिश्वत के सख्त खिलाफ है, एकदम खिलाफ है, परंतु कोई दे ही रहा है तो ले लेते हैं, और कहीं कोई काम अटक रहा हो तो जेब में डालकर ले भी जाते हैं, क्योंकि मांगेगा तो दे आएंगे। चरित्र बचाने के चक्कर में रिश्वत ना दी तो काम रह जाएगा। करना पड़ता है साहब, जमाना जैसा चले। हम तो हर चीज से एडजस्ट करके चलते हैं भाई साहब। अभी बिटिया की शादी में हमारे फूफा जी ने घर लुटाकर ऐसा तामझाम किया कि अब कर्जदारों से भगे भगे फिरते हैं, परंतु साहब तामझाम तो जमाया, क्योंकि जमाना तामझाम का है। क्या करते? देखिए, हम तो आजकल योगा भी इस चक्कर में करने लगे, क्योंकि जमाना योगा का चल रहा है। पेट बाहर है और उसे अंदर खींचना किसी बिगड़े हुए बैल को खींचने टाइप है,
पर नाड़ा ढीला करके जोर से सांस खींचकर हम करते तो हैं। जमाना यदि पेट फुलाने पिचकाने को ही योगा मानता है तो भाई साहब हम भी करेंगे। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं भाई साहब, हमें जमाने के साथ चलने का शौक भी है, रोग भी है और भय भी है। जमाने के साथ एडजस्ट करते करते उम्र निकली जाती है हमारी, आपको पता ही है, आप भी तो कर ही रहे हो। तो साहब अगर आदमी समय को एडजस्ट करना सीख जाए तो सारी राह आसान हो जाए। इश्क में भी तो लोग इसलिए मार खाते हैं, समय एडजस्ट नहीं कर पाते। आज लोग प्यार तो खुलकर करते हैं पर समय नहीं देते, इसलिए प्यार निभ नहीं पाता। पहले के जमाने में प्यार बहुत ही कम हो पाता था। अगर चोरी छिपे हो भी जाता था तो निभ भी जाता था। कैसे कैसे सुनते हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से ही एक और हास्य वार्ता, छुपकर प्यार करने वाला जमाना। आजकल तो खैर एलानिया ताल ठोक कर प्यार करने का जमाना चल रहा है और आज यह कल्पना करना भी कठिन है कि कभी किसी जमाने में कितना लुक छिपकर प्यार करना पड़ता था। आज हम आपको उसी जमाने की कुछ बात बताएंगे। उन दिनों प्यार एक चोरी टाइप एक्टिविटी मानी जाती थी। लोग छुपकर प्यार करते थे, कुछ तो इतना छुपकर करते थे कि उनके सिवाय किसी को भी पता नहीं चल पाता था। लड़की को भी नहीं बता पाते थे, बस दूर दूर से प्यार करते थे। इतनी दूर खड़े होकर इतने चुपचाप आहें भरते थे कि आह आसपास के वायुमंडल में ही भटक कर रह जाती थी। छुपकर लड़की को देखा करते, आड़ से ताकते, और ऐसा करते में आसपास से कहीं कोई परिचित निकल पड़े तो शर्मा कर नाली या दीवार को ताकने लगते थे। महबूब की गली से कभी गुजरते भी तो ऐसे कुत्ते का पोज बना लेते जो बाय द वे यूं ही बेमतलब भटकता हुआ इधर निकल आया हो। ऐसे में यदि लड़की छज्जे पर आ जाए तो नाली में छुप जाते और वहीं से उसे चुपचाप देखते। प्यार बाकायदा खूब करते थे, परंतु चिंतित रहते थे कि कहीं कोई टोक ना दे, वरना क्या करेंगे। वे किसी को भी यह मौका नहीं देना चाहते थे, चाहे इस चक्कर में वे खुद प्यार में कोई मौका न ले पाए हों। वे प्यार में इतनी एहतियात और इतनी सतर्कता बरतते थे मानो कि जासूसी के काम पर निकले हों। लड़की का पीछा यूं करते मानो किसी संदिग्ध का पीछा कर रहे हों। मजेदार बात यह होती कि इतनी छुपन छुपाई में भी कई बार प्यार चल निकलता था, और प्यार चल पड़े एक बार तब तो लोग और भी एहतियात बरतने लगते, मानो प्यार की नौकरी से सस्पेंड हो जाने का भय हो। लड़की को लेकर भी छुपे छुपे घूमते, साथ रहकर भी अकेले से दिखने की कोशिश करते, और मान लो फिर भी कोई देख ही ले तो बार बार बताते कि कजिन सिस्टर हैं। कई बार तो घबराहट में राखी तक बंधवा लेते। प्रेम पत्र इस तरह से छुपकर सौंपते मानो देश का कोई अति गोपनीय दस्तावेज दुश्मन देश के जासूस को दे रहे हो। प्रेमिका का फोटो शरीर में ऐसी जगह छुपाकर साथ रखते कि जब तक पूरी नंगा झोली ना कर ली जाए वह फोटो बरामद ही नहीं हो सकता। और कभी प्यार कर ही रहे हों तो स्वयं दाएं बाएं दोनों तरफ देखते आते थे और लड़की को कहते थे कि बाकी तरफ तुम नजर रखो। जमाना तब भी प्यार करने वालों का था, परंतु जमाना प्यार का दुश्मन भी माना जाता था। प्रेमीगण कहते थे, गाने होते थे कि जमाना बड़ा बेदर्दी है, बैरी है, जालिम है, वगैरह वगैरह। इसी कारण जमाने से छुपकर प्यार करने पर जोर था। इतने पोशीदा ढंग से प्यार करना पड़ता था मानो कोई आदमी घने अंधकार में काला कंबल ओढ़कर कोयले के ढेर में कुछ चीज खोज रहा हो। और इतनी कठिनाइयों के बीच भी कुछ प्यार यदि सफल हो जाते थे
तो लोगों की ईश्वर के चमत्कार में आस्था बढ़ जाती थी। प्यार में इस तरह से एक आध्यात्मिकता का पुट आ जाता था जो प्रेमियों को गलत रास्ते पर जाने से बचाता था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों इतना छुप छुप कर प्यार करते थे लोग? आप पूछेंगे ही, हम बताते हैं। दरअसल तब प्यार में बदनाम हो जाने का डर कुछ इस तरह सताता था जैसे चिल्ला जाड़ों में सर्दी और मलेरिया में कपकपी सताती है। बस छुप कर करो, पता चला तो बदनामी होगी, और बदनामी होती भी थी। जमाना उन दिनों ऐसा था कि मानो बदनाम करने के लिए ही बैठा रहता था, और इसी कारण प्यार को आड़ की दरकार होती थी। छुप कर प्यार करना पड़ता था, आड़ में प्यार करना पड़ता था। जमाने की पीठ की तरफ जाकर फिर वहां बैठकर प्यार करते थे लोग। आदमी करता यह था कि काफी देर तक तो जमाने के आगे की तरफ चहलकदमी करता हुआ कुछ और काम करने का बहाना करता रहता, और फिर अचानक ही चुपके से गायब होकर जमाने के पीठ की तरफ निकल जाता। जमाना झांसे में आ जाता। जब तक वह अपने आगे दरियाफ्त करता कि भाई साहब दिख तो अभी रहे थे, कहाँ गए, तब तक तो भाई साहब उसकी पीठ के पीछे प्यार कर वापस सामने आकर यूं टहलने लगते मानो कि जमाने को रिंच मात्र भी संदेह ना हो सके। जमाने का उन दिनों भी यही रवैया था कि वह इस बात पर कभी कोई ध्यान नहीं देता कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। पीछे जो भी करो, सामने जमाने की इज्जत करो तो जमाना खुश रहता है। पीछे जाकर जमाने को लतिया भी दो तो जमाना आगे देख रहे को ही फटकारता है। छुपकर प्यार करने के अन्य कई फायदे भी थे। अब एक फायदा तो यही होता कि प्रेमीगण हरदम चौकन्ने रहते, वरना तो देखिए प्यार बदनाम है कि आदमी मदहोश हो जाता है, बेसुध हो जाता है, प्यार में बेखबर हो जाता है, ऐसा कहते हैं। पर चौकन्ना प्रेमी बेसुध होने से बच जाता था। दूसरा फायदा ये था कि छुपकर मिलने और कोई देख ही ना पाए ऐसा सोचकर वह हमेशा ही नीम अंधकार में ही महबूब से मिला करता। मिलते टाइम भी इतनी जल्दी में रहता कि कहीं कोई देख ना ले। अब इस जल्दबाजी और इस अंधेरे के कारण उसे महबूब की खूबसूरती का एक भ्रम बना रहता। पुरानी प्रेम कथाओं में जहां हर प्रेमिका अनिंद सुंदरी होती थी, तो इसके पीछे उसके सुंदरता नहीं था, वास्तव में अंधेरा और इस जल्दबाजी के कारण मचा कंफ्यूजन था। चौकन्ना प्रेमी धीरे धीरे इतना चौकन्ना रहना सीख जाता था कि प्रेम से बचे टाइम में कई बार तो वो चोर वगैरह भी पकड़ लेता था। इस तरह चौकन्ना आदमी बड़ा समाज के काम का आदमी था। आज के इस खुले खेल वाले प्यार के जमाने में मेरे सुनने वाले श्रोतागण उन दिनों की कल्पना ही नहीं कर सकते थे जब हमने प्यार और इतना छुप छुप कर किया कि वर्षों तक हमें खुद ही अपने से ये बात छुपा कर रखनी पड़ी कि हमें प्यार हो गया। ऐसे खुद से छिपाकर प्यार करने वाले को जब खुद को पता चलता था तो आगे वर्षों तक दूसरी पार्टी को पता नहीं चल पाता था। अजीब कन्फ्यूजन का जमाना था मित्र, आप नहीं समझेंगे। तब की प्रेम कथाओं पर अब कोई कहानी या कविता रची ही नहीं जा सकती। हाँ, हास्य व्यंग लिखा जा सकता है, सो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। प्रेम को दूर से वैसे भी देखो तटस्थ रूप से तो वो केवल हास्य और व्यंग का ही विषय रह जाता है। छुपकर प्यार करने वाला जमाना। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की इस हास्य वार्ता के साथ ही हास्य के रंग व्यंग के संग का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हास्य के रंग व्यंग के संग वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस क्रम के अंतर्गत अभी आप डॉक्टर अनीता यादव से व्यंग वार्ता और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से हास्य वार्ताएं सुन रहे थे। वाचन स्वर विनीता ठाकुर का था और आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा की थी। इसकी रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से भी प्राप्त हुई थी।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।